हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जीआईसी लेक्चर मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो थॉमस हार्डी पर क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। ओके, तो इसके पहले अभी तक हमने 8 क्लासेस अभी तक आपको हमने प्रोवाइड कर दी हैं, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज आपकी ये 9 क्लास हो जाएगी आज आपकी। ओके, यहाँ पर आपकी जीआईसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, न्यू व्यूअर्स हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, तभी वीडियो लाने का कोई मतलब रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन हार्डी के ऊपर है। थॉमस हार्डी भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो रियलिज्म क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। रियलिज्म एंड पेसिमिज्म आर द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ थॉमस हार्डीज फिक्शन, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली। ओके, तो रियलिज्म और आप पेसिमिज्म थॉमस हार्डी के फिक्शन के ये दो इनके खास फीचर्स हैं। इनको आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करके आपको लिखना है। ओके, इसी तरह में दूसरा क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी इज बोथ अ रियलिस्ट एंड पेसिमिस्ट, डिस्कस। ओके, तो यही आपको रियलिस्ट एंड पेसिमिस्ट दोनों फीचर्स को कैसे यूज़ किया है उन्होंने अपने फिक्शन, अपने वर्क नॉवेल में, तो उसी को हम लोग यही इसी पर आज हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए आंसर राइटिंग की तरफ चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो Thomas Hardy is regarded as one of the greatest English novelists because he combines realism with pessimism in a unique and powerful way. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। थॉमस हार्डी को सबसे महान इंग्लिश नॉवलिस्ट माना जाता है। वे कंबाइन करते हैं रियलिज्म और पेसिमिज्म को एक यूनिक एंड पावरफुल वे में। क्यों उनको ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट कहते हैं? क्योंकि आप लिखे बताएंगे कि रियलिज्म और पेसिमिज्म को वो एक साथ अनोखे और दमदार तरीके से वो मिलाते हैं। ओके, तो उन्होंने एक यूनिक तरीके से एक पावरफुल वे में अपने फिक्शन में, अपने वर्क में रियलिज्म और पेसिमिज्म को बहुत अच्छा चित्रण किया है। यहाँ से स्टार्ट किया आपने। बात करेंगे, हिज नॉवेल्स प्रेजेंट्स अ ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ विक्टोरियन रूरल लाइफ while exposing the tragic conflict between human aspirations and the forces of fate, society and nature. Okay, दिखाया कि उन्होंने रियलिज्म और पेसिमिज्म को एक यूनिक एंड पावरफुल वे में अपने नॉवेल में दिखाया है। उनके नॉवेल्स जो हैं वो एक एक्सपोज करते हैं विक्टोरियन लाइफ की एक ट्रूथफुल पिक्चर को दिखाते हैं, ग्रामीण जीवन की एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। साथ ही वो वाइल एक्सपोजिंग ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एस्पायरेशन एंड द फोर्सेस ऑफ फेट, सोसाइटी एंड नेचर। और साथ ही वो जो ह्यूमन एस्पायरेशंस होती हैं, ह्यूमन इंसानी ख्वाहिशें जो होती हैं, और फेट हो गया, किस्मत हो गई, सोसाइटी हो गई, समाज हो गया, एंड नेचर, और जो प्रकृति की ताकतों के बीच दुखद टकराव को वो दिखाते हैं। ओके, उनके बीच का जो ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो उनके हमें नॉवेल में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके नॉवेल क्या प्रेजेंट करते हैं, वो एक प्रेजेंट करते हैं ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ विक्टोरियन रूरल लाइफ की। ओके, ये रियलिज्म और पेसिमिज्म का एक अद्भुत समन्वय दिखाते हैं। उनके नॉवेल एक और विक्टोरियन युग के ग्रामीण जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रण करते हैं, और दूसरी ओर मानव जीवन की जो ट्रेजेडी है, भाग्य हो गया, फेट हो गया, संयोग हो गया, समाज तथा प्रकृति की कठोर शक्तियों के सामने मनुष्य की जो असहायता को भी यहाँ पर उजागर करते हैं। ओके, पेसिमिज्म और रियलिज्म दोनों ही बहुत अच्छा ही संगम देखने को मिलता है उनके वर्क्स में। आपने यहाँ पर बताया। आप एक कोट लगा सकते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे कोट लगा कि एज अ हार्डी हिमसेल्फ रिमार्क, हार्डी ने खुद ही रिमार्क किया है। क्या कहा है? हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हार्डी ने कहा है कि सुख जीवन के दुखमय नाटक का केवल एक क्षणिक प्रसंग है। ओके, तो यहाँ पर हार्डी का एक आप कोट लगा देंगे। यहाँ पर क्या है? हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। सुख जो होता है वो जीवन पूरा दुखमय नाटक भरा होता है, तो सुख जो होता है वो जीवन का एक केवल ओकेजनल एपिसोड है। ओके, तो यहाँ पे हमने कमेंट लगाया कि इससे रियलिज्म और पेसिमिज्म को कैसे मिक्स करके यहाँ पर बताते हैं अपने वर्क्स में। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द पेसिमिस्टिक विजन एंड दैट डोमिनेट्स मच ऑफ हिज बिग फिक्शन। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका उनके निराशावादी जीवन दर्शन को स्पष्ट करता है, पेसिमिस्टिक नजरियों को दिखाती है आपके हार्डी के, जो उनके ज्यादातर फिक्शन में हमें दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर आपने इंट्रो में क्लियर किया कैसे हमें पेसिमिज्म और रियलिज्म दोनों ही का संगम हमें उनके वर्क में देखने को मिलता है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पैराग्राफ में आएंगे। एज अ रियलिस्ट, अब पहले रियलिस्ट की बात करके दिखा देंगे कि एज अ रियलिस्ट हार्डी पोर्ट्रेज ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन रादर देन आइडियलाइज्ड हीरोज। ओके, यहाँ पर आप बात करेंगे रियलिस्ट के रूप में जो हार्डी ने जो आदर्श नायकों के जगह पे स्थान पर उन्होंने ऑर्डिनरी मैन सामान्य ग्रामीण स्त्री पुरुषों को अपने नॉवेल्स में केंद्र बनाया। ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे रियलिस्ट। एज अ रियलिस्ट हार्डी पोर्ट्रे करते हैं, चित्रित करते हैं ऑर्डिनरी मेन एंड वोमेन को रादर देन आइडियलाइज हीरो, बजाय कि आप आइडियलाइज आदर्श हीरो के। ओके, अपने हिज नॉवेल्स रियलिस्टिकली डिपिक्ट रूरल लाइफ, सोशल कस्टम्स, पॉवर्टी, क्लास डिस्टिंक्शन, रिलीजियस हाइपोक्रेसी एंड रिजिड मॉरल कोड ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। उनके जो उपन्यास है वो रियलिस्टिकली डिपिक्ट दिखाते हैं, बताते हैं रूरल लाइफ को, सोशल कस्टम्स को, पॉवर्टी को, गरीबी को, क्लास डिस्टिंक्शन को एंड रिलीजियस हाइपोक्रेसी एंड रिजिड मॉरल कोड ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी को। उनके नॉवेल्स जो हैं वास्तविक रूप से ग्रामीण जीवन, सामाजिक रीति रिवाज, गरीबी हो गई, वर्ग भेद हो गया, धार्मिक पाखंड, हाइपोक्रेसी हो गई, और विक्टोरियन समाज के कठोर नैतिक संहिता को यहाँ पर दिखाते हैं, उनके नॉवेल्स चित्रित करते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। द फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स, फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स की बात कर लेंगे। हार्डी की बात करें और वेसेक्स की बात ना करें तो हो नहीं सकता। वेसेक्स को आपको इंक्लूड करना ही है आपको अपने हार्डी के आंसर में। तो द फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स इज प्रेजेंटेड विद द रिमार्केबल जियोग्राफिकल एक्यूरेसी, मेकिंग इट ऑलमोस्ट अ लिविंग कैरेक्टर इन हिज नॉवेल। ओके, द फिक्शनल रीजन जो उनका वेसेक्स है वो प्रेजेंट किया गया है रिमार्केबल जियोग्राफिकल एक्यूरेसी के साथ। वेसेक्स का जो काल्पनिक क्षेत्र है वो भौगोलिक सटीकता के साथ प्रेजेंट किया है उन्होंने, जिससे ये उनके उपन्यासों में लगभग जीवित चरित्र बन जाता है। ओके, एक लिविंग कैरेक्टर के तौर पर बना देता है उनके नॉवेल पर। ओके, वेसेक्स आपका क्या है, एक काल्पनिक क्षेत्र था आपके थॉमस हार्डी जिसको अपने सेटिंग में यूज करते थे नॉवेल्स में, तो वो एक जीवित चित्रित जैसे महसूस होने लगता था, उपन्यासों में लगभग एक जीवित चरित्र बन जाता है। उन्होंने वेसेक्स क्षेत्र के जो प्राकृतिक वातावरण, ग्रामीण संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, वर्ग भेद, गरीबी, धार्मिक रूढ़ियां, स्त्री जीवन की समस्याओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया है यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो वेसेक्स के थ्रू उन्होंने दिखाई है वो बिल्कुल जीवित चित्र जैसे यहाँ पर लगता है। और फिर उनके वर्क्स को दिखा देंगे, वर्क सच एज जो उनके वर्क है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज एंड टेस ऑफ द डर्बरविल्स। ये रिवील्स हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ये जो इनके वर्क्स बताएंगे, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, टेस ऑफ द डर्बरविल्स, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं आपके, जहाँ पर इन्होंने वेसेक्स को यूज करके दिखाया, एक वैसी दुनिया को दिखाया है जहाँ पर जो आपको सजीव लगेगी बिल्कुल, जो कि आपको ये नहीं लगेगा काल्पनिक चीज़ों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल आपको सजीव चित्रण यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। ओके, एवरीडे लाइफ और एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को ये सब वर्क इनके रिवील करते हैं, हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमन साइकोलॉजी करते हैं। क्लियर, चलिए अब पेसिमिस्ट की भी बात कर लेंगे। एट द सेम टाइम हार्डी इज अ पेसिमिस्ट बिकॉज हिज प्रोटोगोनिस्ट्स आर ऑफन डिफीटेड बाय फेट, चांस, सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट ही कॉल्ड द इनहेरेंट विल एंड अनसीन इंडिफरेंट फोर्स गवर्निंग द यूनिवर्स। ओके, तो हार्डी एक पेसिमिस्ट भी थे। क्यों थे, कैसे थे? क्योंकि हिज प्रोटोगोनिस्ट, जो उनका प्रोटोगोनिस्ट हीरो होते हैं, आर ऑफन डिफीटेड बाई, वो अक्सर हारते हैं किस चीज़ से? फेट से, चांस से, सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट ही कॉल्ड द इमेनिट विल, ब्रह्मांड को यहाँ नियंत्रित करने वाली एक अदृश्य और उदासीन शक्ति से पराजित होते हैं। कि जैसे फेट हो गया, सर्कमस्टांसेस हो गए, चांस हो गए, इमेनिट विल हो गई, ये सब जो एन अनसीन इन डिफरेंट फोर्स हैं गवर्निंग द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के द्वारा दी गई हुई होती हैं, उनसे हारते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये आपने यहाँ पर दिखाया, ये सब चीज़ नॉर्मलाइज्ड है ना, नॉर्मल लाइफ में, यथार्थ में भी आपके पेसिमिस्ट यही सब चीज़ों को उन्होंने अपने वर्क में उतारा है कि आदमी अपनी परिस्थितियों से, अपने चांस से, अपने भाग्य से ही तो उत्साहित होता है। तो ये चीज़ उन्होंने अपने नॉवल में भी दिखाया है, यथार्थ चित्रण किया है और एक पेसिमिस्टिक वे को भी दिखाया है कि कैसे आदमी निराश हो जाता है। ओके, फिर आगे बात करेंगे। इनोसेंट कैरेक्टर्स लाइक टेस
कैरेक्टर की भी बात करके दिखाएंगे, कैसे उन्होंने पेसिमिस्ट को दिखाया कि कैसे वो फेट, चांस, सर्कमस्टांसेस और विल के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। इनोसेंट कैरेक्टर लाइक टेस एंड ज्यूड, जो इनोसेंट कैरेक्टर है यहाँ पर टेस और ज्यूड, और सफर नॉट बिकॉज ऑफ मॉरल वीकनेस बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल। वर्क के कैरेक्टर है टेस और ज्यूड, जैसे आपके इनोसेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो नैतिक कमजोरी के कारण पीड़ित नहीं होते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों के कारण वो पीड़ित होते हैं। टेस और जो आपने पढ़ी होगी कहानी, आपने देखा होगा, तो जो इनके जो अपनी स्थितियों, अपनी परिस्थितियों, सर्कमस्टांसेस जो रहती हैं, परिस्थितियाँ रहती हैं, उससे सफ़र होते हैं। मॉरल वीकनेस से नहीं होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो कि उनको परिस्थितियाँ उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर आप कैरेक्टर के थ्रू दिखा देंगे कि कैरेक्टर को उनकी स्थितियाँ कंट्रोल करती हैं, उनसे वो लोग हारते हैं। ओके, तो ये पेसिमिस्टिक भी आप दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है। ओके, फिर आप एक कोट भी लगा देंगे यहाँ पे, एज हार्डी राइट्स इन टेस्ट ऑफ द डियर बर्बल्स में हार्डी ने लिखा है, यहाँ कोटेशन लगा देंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। ओके, यहाँ कोट आपने लगाया कि प्रेसिडेंट इम्पॉर्टर से आपका मीन्स दयालु ईश्वर से नहीं है, बल्कि अदृश्य और उदासीन जो इमिनेंट विल अभी बात की है उन शक्तियों से हैं जो मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं। और एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस तो का मीन्स है जैसे किसी शक्तिशाली सत्ता ने टेस के जीवन के साथ खेल खेला हो और अंततः उसे समाप्त कर दिया। तो यही टेस जो है वो एक निर्दोष, ईमानदार और संवेदनशील युवती है। उसे समाज परिस्थितियों और भाग का कारण अत्यधिक कष्ट सहना होता है। तो इसके माध्यम से आपके हार्डी बताना चाहते हैं, सजेस्टिंग द क्रूअल इंडिफरेंस ऑफ डेस्टिनी टूवर्ड्स ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन पर भाग्य और परिस्थितियों का इतना गहरा प्रभाव होता है कि व्यक्ति की अच्छाई और नैतिकता भी उसे हमेशा नहीं बचा पाती हैं। टेस सीधी सादी निर्दोष सी लड़की रहती है, लेकिन उसको कष्ट सहना पड़ता है। ये सजेस्ट कर रहा है क्रूअल इंडिफरेंस ऑफ डेस्टिनी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ के प्रति किस्मत की बेरहमी को दिखाती है। ओके, तो इस तरह इमिनेंट विल को दिखाया है, अदृश्य शक्तियाँ कंट्रोल करती हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब कुछ कमेंट्स भी लगा देंगे। हमने पेसिमिस्ट की बात की, रियलिस्ट की बात की, बेसिस को लगाया, कोटेशन के थ्रू बात किया। अब कुछ क्रिटिकल कमेंट्स भी क्या हैं हमारे हार्डी के लिए, उनको भी दिखाएंगे। ओके, क्रिटिकल कमेंट्स के थ्रू भी बताएंगे कि क्या कहा है हमारे क्रिटिक्स ने। ओके, तो डेविड सेसिल एप्टली ऑब्जर्व्स द यूनिवर्स ऑफ हार्डी इज रूल्ड बाय अ ब्लाइंड एंड इनडिफरेंट पावर। डेविड सेसिल के अनुसार हार्डी के जो साहित्य में संसार का जो संचालन करते हैं वो किसी न्यायप्रिय या दयालु ईश्वर द्वारा नहीं, बल्कि एक ब्लाइंड एंड इंडिफरेंट, अंधी और उदासीन शक्ति के द्वारा होता है। ओके, तो इस तरह से करके डेविड सेसिल का यहाँ पर आप कोट लगा देंगे, द यूनिवर्स ऑफ हार्डी इज रूल्ड बाय अ ब्लाइंड एंड इंडिफरेंट पावर। जो ब्लाइंड का मीन्स क्या हो गया, वो शक्ति किसी के साथ न्याय या अन्याय का विचार नहीं करती, और इंडिफरेंट का अर्थ हो गया उसे मनुष्य के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। आप यहाँ पर डेविड सेसिल का कमेंट लगाएंगे कि हार्डी के जो लिटरेचर में संसार का संचालन किसी न्यायप्रिय या दयालु ईश्वर के द्वारा नहीं है, बल्कि एक अंधी और उदासीन शक्ति के द्वारा होता है। ओके, ये आपने कोट लगाया आपने डेविड सेसिल का। हार्डी के उपन्यासों में आपने देखा है कि जो निर्दोष और अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो भी दुख झेलते हैं, जबकि कभी कभी दोषी व्यक्ति बच निकलते हैं। यही कारण है कि हार्डी के साहित्य में जीवन अक्सर ट्रेजेडी के रूप में ही दिखाई देता है। ओके, इस तरह डेविड सेसिल का कमेंट लगाया। सिमिलरली अर्नोल्ड कैटल का लगा देंगे, रिमार्क दैट हार्डीज ग्रेटनेस लाइज इन एक्सपोजिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ओके, यहाँ पर आपने अर्नोल्ड का लगाया कि अर्नोल्ड कैटल का क्या मानना था कि हार्डी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच का संघर्ष अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली चित्रण के रूप में दिखाया है। ओके, यहाँ वो व्यक्ति और समाज के बीच के संघर्ष का एक अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली चित्रण करती है। हार्डी के अधिकांश जो कैरेक्टर होते हैं वो समाज की कठोर परंपराओं, नैतिक नियमों, वर्ग भेद और धार्मिक रूढ़ियों से संघर्ष करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। आपका टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट जो समाज की दोहरी नैतिकता, जो डबल स्टैंडर्ड्स के का शिकार बनती है। ज्यूड जो देख लीजिए, शिक्षा, विवाह और सामाजिक परंपराओं के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। तो इस कारण हार्डी ये दिखाते हैं कि कई बार समाज स्वयं व्यक्ति की ट्रेजेडी का कारण बन जाता है। तो इस तरह आप अर्नोल्ड कैटल का भी क्रिटिकल कमेंट लगा देंगे। हाउएवर इसी तरह आप हमने दे देते हैं, हमने आपको हर वीडियो में बताया कि कमेंट्स आप एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर 2-3 दे देते हैं आपको, आप लगा सकते हैं, 2 लगा देंगे तो अच्छा ही है।
बट आप अपने अकॉर्डिंग कर उसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और नोट डाउन करके लर्न करते चलिए। हाउएवर एफर लेविस का लगा देंगे क्रिटिसाइज्ड हार्डीज लेटर नॉवेल्स फॉर एक्सेसिव इमोशनलिज्म। ही एक्नॉलेज्ड हार्डीज रिमार्केबल पावर एज अ स्टोरी टेलर। लेविस ने भी हार्डी के कुछ जो लेटर के बाद के उनके उपन्यास थे, उनके नॉवेल्स थे, उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि अत्यधिक भावुकता, एक्सेसिव इमोशनलिज्म, अत्यधिक भावुकता उसमें दिखाई देती है। उनका मानना था कि कई स्थानों पर हार्डी भावनाओं को आवश्यकता से अधिक नाटकीय बना देते हैं, जिससे कलात्मक संतुलन कुछ कम हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एफर लेविस का भी लगा देंगे। लेकिन आपके एफर लेविस ने आपकी जो नैरेटिव टेक्निक है, चरित्र चित्रण, ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण का खुलकर प्रशंसा भी की है। उनके अनुसार हार्डी अंग्रेजी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। तो इस तरह एफआर लेविस के हार्डी इसके बाद के नॉवेल्स की बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के लिए यहाँ पर उन्होंने आलोचना की है। हालांकि उन्होंने एक कहानीकार के, एक स्टोरी टेलर के तौर पर, कहानीकार के तौर पर हार्डी की जबरदस्त ताकत को माना भी है। ओके, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सेसिव इमोशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। ओके, राइट हिज पेसिमिज्म, हार्डी नेवर लूजेस फेथ इन ह्यूमन डिग्निटी, इंड्योर एंड कॉम्पेशन और अपने निराशावाद के बावजूद हार्डी इंसानी जज्बात हो गए, धीरज हो गया, ह्यूमन डिग्निटी हो गई, धीरज, इंड्योरेंस धीरज हो गया, और एंड कॉम्पेशन दया में कभी भरोसा नहीं होते हैं। और हिज कैरेक्टर कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद करेज इवन व्हेन डिफीट सीम्स इनएविटेबल। तो जबकि उनके जो कैरेक्टर हैं तब भी हिम्मत से लड़ते रहते हैं जब हार पक्की लगती है। ओके, हार्डी अपने निराशावादी होने के बावजूद पेसिमिस्टिक उनका रवैया दिखाते हैं, लेकिन कैरेक्टर जो है हमेशा हिम्मत से लड़ते हैं और जबकि हार उनमें पक्की दिखाई दे रही हो। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक दोनों को दिखाया, और कुछ क्रिटिकल कमेंट्स के थ्रू भी उनकी क्या राय है उनके लिए क्रिटिक्स की। ओके, लास्ट में कंक्लूजन देके एंड करेंगे। 10 थॉमस हार्डी इज़ बोथ रियलिस्ट एंड पेसिमिस्ट। इस तरह से थॉमस हार्डी आपके यथार्थवादी और निराशावादी दोनों ही हैं। हिज रियलिज्म emerges from his faithful portrayal of Victorian rural life, while his pessimistic reflects his belief that fate, chance, and social conventions often frustrate human hopes. ओके, इससे थॉमस हार्डी बोथ हैं रियलिस्ट एंड पेसिमिस्ट, आपके दोनों ही हैं। इनका रियलिज्म जो यथार्थवाद है वो दिखाई देता है फ्रॉम हिज फेथफुल पोर्ट्रेल ऑफ विक्टोरियन रूरल लाइफ। उनका जो यथार्थवाद है वो एक जीवन के वास्तविक चित्रण में दिखाई देता है। एंड हिज पेसिमिज्म, जबकि उनका जो पेसिमिज्म है रिफ्लेक्ट करता है हिज डेड फेट हो गया, चांस हो गया, सोशल कन्वेंशंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमन होप्स पर दिखाई देता है। उनका निराशावाद भाग्य, समाज और परिस्थितियों के सामने मनुष्य की सीमा को रेखांकित करता है। द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ दीज टू क्वालिटीज गिव्स हिज नॉवेल प्रोफाउंड इमोशनल डेप्थ एंड सिक्योर हिज प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। यही यथार्थ और निराशावाद का संतुलित समन्वय हार्डी को अंग्रेजी साहित्य का एक अमर उपन्यासकार बनाता है। ओके, एंड द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ दीज टू क्वालिटीज़, ये हार्मोनी जो ब्लेंड करती है ये दोनों की क्वालिटीज़ को इनके नॉवेल में प्रोफाउंड इमोशनल डेप्थ एंड सिक्योर हिज प्लेस, इनकी भव्यता और इमोशनल डेप्थ को मिक्स करती है। यही यथार्थ और निराशावादी का संतुलित समन्वय जो है हार्डी को इंग्लिश लिटरेचर का एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट बना देता है। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ दिखाया कि थॉमस हार्डी एक रियलिस्ट और निराशावादी दोनों हैं। उनका रियलिज्म विक्टोरियन ग्रामीण जीवन को ईमानदारी से दिखाने से उभरता है, जबकि उनका निराशावाद उनके इस विश्वास को दिखाता है कि किस्मत, मौका और सामाजिक रिवाज अक्सर इंसान को की उम्मीदों को तोड़ देते हैं। इन दोनों की खूबियों का मेल उनकी नॉवेल को गहरी इमोशनल गहराई देता है और उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान नॉवलिस्ट में से एक बनाता है। ओके, ये आपने यहाँ कंक्लूजन दिया। क्लियर, चलिए। ओके, तो ये होगा आपका हार्डी एज अ रियलिस्ट एंड पेसिमिस्ट। ओके, तो ये थी आपकी हार्डी के ऊपर क्लास। कैसी लगी क्लास जो बताइएगा। ये आपका हार्डी पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करिए वीडियोस को। ओके, और टाइम बहुत कम है आपके पास, तो 1 मंथ भी नहीं है, तो इतना बड़ा आपका सिलेबस है, सब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ है वहीं आपको क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में किस पर आप क्लास चाहिए, तो बताइएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।